नमस्कार सभी को, सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हमारा विषय है हिंदी विषय। हिंदी विषय के महत्व के बारे में, हिंदी विषय की चुनौतियों के बारे में जानेंगे। और इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपका परिचय कराते हैं। हमारे आर्यवर्त स्कूल के प्राध्यापक हैं श्री जगदीश जी। वेल क्वालिफाइड हैं जगदीश जी और बहुत ज़्यादा अनुभव है। 2 बार नेट क्वालिफाई किया है, एक बार जेआरएफ क्वालिफाई किया है और अनुभव भी अच्छा है। उसके बाद दूसरे प्राध्यापक हैं हमारे हिंदी के श्री संजीव जी, और संजीव जी का अनुभव भी बहुत ज़्यादा है। कई डिग्रियां इन्होंने अपने विषय में ली हैं, डिप्लोमा भी किया है अलग से। तो सर भी बहुत ही अच्छे अनुभवी हैं अपने विषय के। तो दोनों सर से जानेंगे आज हिंदी विषय के बारे में। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन रहेगा श्री जगदीश जी से कि सबसे पहले तो आप अपनी एजुकेशन के बारे में बताएं। जी सर। कि आपने 10th कहाँ से पास आउट की, +2 कहाँ से की, ग्रेजुएशन फिर आपने, तो इस बारे में बताइए सबसे पहले आप। 10वीं क्लास सर मैंने अपने गांव के सरकारी स्कूल से ही की सर। सरकारी स्कूल से की? हाँ सर। और उसके बाद सर? उसके बाद 11वीं 12वीं जो सरस्वती स्कूल पाई से, वहाँ से 11वीं 12वीं पास की सर। हाँ हाँ। और उसके बाद जो अपना RKHD कॉलेज कैथल से मैंने BA और MA हिंदी वहीं से पास की। वहीं से पास की? हाँ सर। तो जो आपने नेट क्वालिफाई किया या हाँ। JRF किया, जी तो जी वो कौन-कौन से सन में आपने पास आउट किया और कैसे तैयारी की सर? सर जो मेरा नेट हुआ है वो 2020, और जब हमारा कोरोना टाइम आया था 2020-21 का सेशन का पेपर एक ही टाइम हुआ था, इकट्ठे ही। बिल्कुल। हाँ जी। तो कोरोना के रहते हुए मुझे वहाँ पर तैयारी करने के लिए अच्छा टाइम मिला। एक अनअकैडमी ऐप है, वहाँ पर मैंने अपना बैच लिया और उस बैच के माध्यम से मैं जुड़ा रहा। वहाँ मुझे बहुत ही अच्छे टीचर मिले। वेरी और गुड। हाँ, वहाँ सबसे ज़्यादा प्रभावित आप किस प्राध्यापक या अध्यापक से हुए? जो हमारे सरकारी स्कूल में ही थे जी, हाँ। श्री भारत भूषण जी, वो हाँ। हिंदी के बहुत ही अच्छे शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। उसी से मैं बड़ा प्रभावित रहा जी। हुँ, उसके बाद जैसे-जैसे मैं आगे बढ़ता गया, हुँ, स्कूल में, महाविद्यालय में, वहाँ भी हिंदी के जो अध्यापक मिले हैं, हुँ, बहुत ही शांत स्वभाव के। बिल्कुल, तो शांत रहना एक बहुत बड़ा आज एक मुश्किल है जी, क्योंकि आज शांत रहना बड़ा कठिन है। बिल्कुल, हाँ जी, उनसे मैं इतना प्रभावित होने के बाद मैं हिंदी विषय की तरफ आया कि बिल्कुल, हिंदी विषय बहुत ही अच्छा, उसमें बहुत सारी भावनाएँ होती है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी के साथ कोई घटना घटी हो, वो अपने साथ ही ना हो रही हो। बिल्कुल। हाँ सर। अभी फिर आपने जैसे नेट की तैयारी की, तो हाँ सर। उसमें आपने किस तरीके से तैयारी की? कौन-सी बुक आपने अध्ययन किया, किस किस किताब का, या बिल्कुल। कहाँ से आपने तैयारी की? और आपकी रुचि किसमें रही? किसी कवि में, काव्य उसमें, लिटरेचर में? तो उसके बारे में भी आप हाँ, बताइए। सबसे पहले सर मैं बताना चाहूँगा, जब हम कॉलेज में जाते थे उसमें यह सुना था कि यदि नेट क्वालीफाई कर लेते हैं तो वो प्रोफ़ेसर बन सकते हैं। हुँ, 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 बिल्कुल। महाविद्यालय, विश्व महाविद्यालय में वो पढ़ा सकते हैं। और हाँ, उनका पढ़ाने का एक अलग ही नज़रिया होता है सर, बहुत ही अच्छा ढंग। और वहाँ जो बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, उनको समझाने का एक अलग ही तरीका होता है हुँ, सर। हुँ। मेरी वहाँ से इच्छा जागृत हुई कि मुझे भी नेट करना है सर, और अच्छा, मैं अपनी तैयारी में लग गया सर। यूथ पब्लिकेशन की किताब आती है सर। बिल्कुल। हाँ, आपको यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल मिल जाएँगे, उनके माध्यम से वहाँ से, लेकिन आपको यही यही सलाह देंगे कि यूथ पब्लिकेशन, जैसे नेट का जो भी परीक्षा होती है, उसमें 2 पेपर होते हैं। हुँ, फर्स्ट पेपर होता है हमारा सामान्य, वेरी उसमें गुड। 10 मिनट रहती है सर। हाँ जी। और हाँ सर, ऐसे ही फिर अपना विषय हिंदी रहता है। जिसका भी जो विषय होता है उसके उस पे ही 100 क्वेश्चन आते हैं उसमें, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का रहता है जी। ठीक, तो ठीक। टोटल मिला के 150 क्वेश्चन होते हैं और 300 अंक का पेपर होता है ये। बिल्कुल। हाँ जी। तो तो मेरे राम कुमार मिश्रा अनअकैडमी पे, उन्होंने हुँ, बड़ा ही मेरे को, कहते हैं कि उनका बड़ा एहसान है सर। उन्होंने अच्छे से पढ़ाया और मुझे क्या प्रोत्साहित करते गए कि आप करते रहिए, आपका हो जाएगा। बिल्कुल। नेट हुआ सर, नेट होने से फिर ये एक इच्छा थी कि मुझे थोड़ा एक समय मिल गया, क्योंकि जो NTA थे उन्होंने हुँ, कोरोना काल के कारण 3 साल का वर्ष उम्र उन्होंने बढ़ा दिया था कि आप एक बार 3 साल तक आपको छूट दी जाएगी। बिल्कुल। और आप JRF के लिए, मैंने जैसे ही फॉर्म डाला उसके योग्य मिला और मैंने पूरी तैयारी की और फिर JRF हो गया था सर। वेरी गुड, वेरी गुड। 99 पॉइंट कुछ परसेंटाइल स्कोर था सर वो। आपका? हाँ सर, बहुत क्योंकि अच्छे। उसमें परसेंटेज का पता नहीं लगता, 2 शिफ्टों में पेपर होता था जी। हुँ,
तो वो परसेंटाइल स्कोर निकालते हैं, उसमें ये नहीं पता रहता। लेकिन मुझे जो अनुमान है, जहाँ तक क्वेश्चन मेरे 105 के आसपास सही थे। बिल्कुल। हाँ सर। अच्छा, यहाँ आप बच्चों को पढ़ाते हो स्कूल में, जी सर। अपने स्कूल आर्यवर्त में? हाँ, हाँ सर। हम्म? जगदीश जी के बारे में हमने बात की, तो जगदीश जी की उपलब्धियां बहुत ज़्यादा रही। इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में मैंने बताया कि 2 बार नेट किया हुआ है, जेआरएफ किया हुआ है। तो हम दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि इन्होंने सैकड़ों सेमिनार लगाए हुए हैं, अपने विषय के विद्वान हैं। देखिए, सैकड़ों मैं आपको दिखाना चाहूँगा इन सेमिनारों को, कितने सेमिनार सर ने अटेंड किए हैं। और बहुत ज़्यादा, जो कहने का अर्थ है कि अपने विषय के बारे में इन्होंने उपलब्धियां हासिल की हुई हैं। ये देखिए आप, कितने सेमिनार, कितने जो है इनको अवार्ड मिले हुए हैं। तो ये सारे सर्टिफिकेट सर के ही हैं। तो आर्यवर्त स्कूल में हमें गर्व है। मुझे प्रिंसिपल होने के नाते महसूस होता है कि हमारे प्राध्यापक इतने वेल क्वालिफाइड हैं और इतने ज़्यादा अवार्ड उन्होंने लिए हुए हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। तो सर को मैं बार बार बधाई देना चाहूँगा और उज्जवल भविष्य की सर की मैं कामना करता हूँ। और इनकी मेहनत जो है, इतनी उपलब्धियां आप लोगों को मैं बताना चाहता था कि सर इतने मेहनती हैं, इतने हार्ड वर्कर हैं। और आपके बच्चों का जो एजुकेशन का वो है, तो संजीव सर भी वेल क्वालिफाइड हैं और सर जगदीश जी भी, सर की भी बहुत उपलब्धियां रही हैं। और मेरे भी, मैं अगर स्वयं बताऊं तो मेरे भी बहुत सेमिनार रहे हैं, चाहे वो शाहपुर डाइट हो, इक्कश डाइट हो, SCRT गुरुग्राम हो। तो बहुत सारे सेमिनार अटेंड किए हुए हैं। तो अपने अपने फील्ड के, कहने का अर्थ है कि एक वेल क्वालिफाइड स्टाफ है। हाँ, आप बच्चों को पढ़ाते हो स्कूल में? जी सर। अपने स्कूल आर्यवर्त में? हाँ, हाँ सर। तो क्या बच्चों का हिंदी के प्रति रुचि है, जो आज का टाइम है वर्तमान में? आपको नहीं ऐसा लगा कि ये उदासीनता तो नहीं है? है सर, हिंदी विषय बिल्कुल। के प्रति कितने बच्चे सजग हैं जी, जी सर। और कौन कौन सी चुनौतियों का आप सामना कर रहे हो? बिल्कुल सर, आज सबसे बड़ी समस्या यही है कि चाहे कोई अभिभावक हो, कोई भी व्यक्ति हो, यह सोचता है कि मेरा बच्चा इंग्लिश में बोले, इंग्लिश में ही बात करे। ठीक है, अच्छी बात है, भाषा बिल्कुल। जितनी सीखें हाँ, अच्छी रहती है सर। लेकिन हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जो हमारे अंदर बहुत ही अच्छे भाव डालती है, बिल्कुल। एक दूसरे की संवेदनाओं को हाँ, समझती है। यानी कि संस्कारों का निर्माण, उस भाव का निर्माण हमारी एक भाषा, बिल्कुल, भाषा में ही होता है। भाषा में ही होता है, और बिल्कुल। मदर टंग का बहुत रोल है। बहुत जितना ही बच्चा सहज रूप से अपनी मातृभाषा में सीख मातृभाषा में पाता है, वो दूसरी भाषाओं में नहीं नहीं सीख सीख पाता पाता है। है। आपके कहने का अर्थ ये है। यही है सर, बिल्कुल। उसके बाद हिंदी विषय आपने लिया, जी, तो जी सर। जितनी भी मान लो वैकेंसी जाती हैं हाँ, हाँ सर। नौकरियों के लिए भी, जी, जी सर। उस प्रतियोगी परीक्षाओं में, उनमें हिंदी आता है सभी में बिल्कुल मोस्टली? आता है सर। चाहे तो कोई भी हम परीक्षा दें, हम्म, उसमें हिंदी का महत्व रहता ही है। बिल्कुल। बिल्कुल सर। और फिर आपका सबसे जो है पाठ्यक्रम में जो आपने पढ़ा, हाँ, हाँ सर। सबसे जो रुचिकर रहा, हाँ, हाँ वो सर। किसको मानते हो आप? मुंशी प्रेमचंद जी को मानते हो हाँ या? सर। देखिए सर, वैसे हिंदी साहित्य में बहुत सारे विद्वान हुए हैं जी। बहुत सारे विद्वानों का, लेखकों का, कवियों का बड़ा योगदान है, जो हमारी हिंदी भाषा आज यहाँ तक है जी। तो आप तो मुझे प्रभावित किससे हुए ज्यादा? मेरा मैं क्वेश्चन सबसे ये है। ज़्यादा प्रभावित जो अपने हिंदी साहित्यकार में जी, मुंशी प्रेमचंद जी से रहा मुंशी जी। हाँ प्रेमचंद जी। सर, जो आज भी उनकी रचनाएँ ऐसा लगता है कि बिल्कुल 1880 में उनका जन्म हुआ था, और हम्म, जन्म होने के बाद 5 वर्ष के बाद उसके माता का माता, देहांत हो जाता है बिल्कुल जी। उसके बिल्कुल, बाद उनके पिता सौतेली का, माता कह हाँ, लीजिए। पिता का देहांत हो जाता है, फिर भी वो इतनी मेहनत करते हुए, हम्म। और आज उनका हिंदी साहित्य में बड़ा योगदान है सर। मैंने तो जो उनके बारे में पढ़ा है, ताउम्र उनकी संघर्ष में निकल गई। हाँ, बिल्कुल सर जी। और जब उनकी मृत्यु हुई तब भी वो लिख रहे थे लिख सर, रहे थे उनका अपने, रात्रि के मंगलसूत्र अंतिम उपन्यास। पहर में शायद। हाँ, हाँ सर। तो बड़ा ही, कहने का अर्थ है, हिंदी साहित्य में उनका योगदान बहुत ही ज्यादा बहुत है। ही ज़्यादा साहब, तो बिल्कुल है कुछ सर। रचनाओं के बारे में बताओगे उनकी? हाँ सर, उनकी रचनाएँ जैसे कहानियाँ हैं सर, 300 से हम्म, ऊपर उनकी कहानियाँ हैं। बिल्कुल। उनकी कहानियाँ सदगति है, बड़े हम्म, घर की बेटी है, हम्म, बूढ़ी काकी है, ठाकुर का बिल्कुल। कुआँ है जी, वेरी गुड। और उसके बाद ईदगाह है, हम्म, सदगति है जी,
और बहुत सारी कहानियां हैं, जैसे नमक का दरोगा अपने पाठ्यक्रम में ही लगी हुई है, बिल्कुल, दो बैलों की कथा है सर। और जब उन कहानियों को पढ़ते हैं कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे यथार्थ में वो घटनाएं घट रही है। यानी बिल्कुल कि जैसे सामाजिकता उस उनकी रचनाओं के अंदर सामाजिक ताना-बाना के बारे में, गरीबी हाँ, के बारे में, बिल्कुल सर, मार्मिकता के बारे में, तो बिल्कुल सब कुछ है। कहने सब कुछ का है, अर्थ है बिल्कुल कि एक ऐसा एहसास जागता है कि वाक़ई में ही ये घटना घटी है। बिल्कुल है सर, तो ऐसी सत्यता का परिचय होता है उस चीज़ से, बिल्कुल है सर, उनकी रचना से। बिल्कुल है तो सर, उनका बहुत बड़ा नाम है हिंदी साहित्य में, बिल्कुल सर। मुंशी प्रेमचंद जी का, जी, जी और सर, सदियों तक रहेगा। सदियों तक रहेगा जी, बिल्कुल है तो सर। उनके उसके बाद आप उनके बारे में सर थोड़ा बताना चाहूँगा, हुँ, जैसे गोदान उपन्यास है जी, हाँ, आपने भी पढ़ा है सर, आपके बिल्कुल। मैंने घर पे पुस्तक देखी है जी, हाँ, बिल्कुल, जो हमारे कृषि के आधार पर ही वो आधारित है जी, 1936 बिल्कुल। में प्रकाशित हुआ था। आज भी उसको उपन्यास को पढ़ने के लिए विदेशी लोग हिंदी भाषा को सीखते हैं और उस उपन्यास को पढ़ते हैं जी। और हुँ, उनके सेवा सदन है, बिल्कुल। अ, वरदान है, हुँ, गबन है, बहुत सारे उपन्यास और कहानियाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। तो उसकी एक पूस की अ रात कहानी है जी। बिल्कुल। उसमें क्या है कि वो अपने परिवार के लिए बड़े सपने संजोता है कि अब की बार जो फसल होएगी, उससे हुँ, मैं तुम्हारे लिए कपड़े, स्कूल की फीस सब कुछ पूरे कर दूँगा। जैसे ही वो रुखाले के लिए खेत में जाते थे जी रात को, हुँ, सर्दियों का टाइम था, जैसे ही उनकी थोड़ी आँख लग जाती है और सारा बिल्कुल। खेत उसकी नीलगाय चुग जाती है जी। हाँ, उस जो समय चरने के जैसा भी बाद समय था, हाँ, वो सारे का सारा उन्होंने अपनी रचना में बिल्कुल वहीं व्यतीत हाँ, किया है। व्यक्त कर दिया। बिल्कुल है सर। तो उनकी जो पत्नी है जी हुँ, शिवरानी देवी, बिल्कुल। प्रेमचंद घर में है, उनकी आत्मकथा लिखी हुई है जी, हुँ, जीवनी है जी उनकी। बिल्कुल। उसमें भी उन्होंने यही लिखा था कि उनके अंतिम प्राण जैसे कि साँस निकलने वाली हो जी, हुँ। फिर भी यही कह रहे हो कि आप मुझे पेन थमा दीजिए, मेरी जो रचना है उसको मैं पूरा कर दूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा रहेगा, जी, जी। एज़ ए टीचर, एक शिक्षक के रूप में जी, आप जी। अपने आप को कहाँ पाते हो? आप संतुष्ट हो कि मैं एक शिक्षक के रूप में जब बच्चों को आप टीच कर रहे हो और अपना सारा ज्ञानात्मक विकास जो आपका है, बिल्कुल सर। तो बिल्कुल सर। मैंने सोचा था हिंदी विषय में ही क्या है कि हुँ, मैं आगे बढ़ूँ हुँ, हुँ, और आगे स्कूली शिक्षा में बच्चों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करूँ। मैं बिल्कुल। उस चीज़ से खुश हूँ सर और मैं बच्चों को यही प्रोत्साहित करता हूँ कि अपनी हिंदी किसी से कम नहीं है। आप इसमें हाँ, पढ़िए। बिल्कुल, इसमें अच्छा स्कोप है बिल्कुल सर। आगे। और अब मेरे जो क्वेश्चन रहेंगे वो संजीव सर से भी रहेंगे। तो संजीव जी, अभी आपसे क्वेश्चन किए जाएँगे। आपकी भी क्वालिफ़िकेशन बहुत अच्छी है, हाँ जी अनुभव सर। बहुत अच्छा है। आपका तो अनुभव कई साल का हो गया हाँ टीचिंग सर, में, 8 साल हो गए सर, 8 साल हो गए 8 इस साल हो क्षेत्र गए। में, और इसी स्कूल में हो, आर्यावर्त स्कूल में इसी ही। स्कूल में सर मेरे को 7 साल हो गए। 11 अप्रैल 2019 को मैंने यहाँ जॉइनिंग की थी। ठीक है, तो उसके आपकी पहले एजुकेशन के बारे में पूछना चाहेंगे हाँ, हाँ। कि आपने कहाँ-कहाँ से अपनी क्वालिफ़िकेशन की मोस्टली? सर मैं पहली से 8वीं तक हुँ। मैं अपने जो घर का स्कूल था अपना एमडी पब्लिक स्कूल, हाँ, तो आपके वहाँ से पिताजी भी एक अध्यापक मेरे रहे पिताजी और ये बड़ी अध्यापक अच्छी थे, बात है। जिन्होंने 1996 के अंदर हाँ, देवबन गाँव में प्राइवेट स्कूल खोला था। आपके पिताजी का शुभ नाम और बता मास्टर दीजिए? सुरेश शर्मा। वेरी गुड। आप वो कसाण गाँव से? मेरा गाँव है जो कसाण है जी, हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि वो भी अपने ही विषय के माहिर थे। बिल्कुल। उस समय में भी कौन-सा वो विषय था आपके हिंदी पिताजी का? हिंदी था। हिंदी और हुँ, एसएसटी, हुँ। वो अपने विषय में प्रभाकर थे उस समय। बिल्कुल, बिल्कुल। जिस उस समय में प्रभाकर की बहुत ज़्यादा वैल्यू थी। और उन्हीं से प्रभावित हुए मैं फिर आप? उन्हीं से प्रभावित हुआ हूँ क्योंकि मेरी जो 3 पीढ़ी है, हुँ, मेरी तीसरी पीढ़ी में मैं हिंदी टीचर आया हूँ। हुँ। पहली पीढ़ी में मेरे दादाजी थे, बिल्कुल, वो शास्त्री मास्टर थे जी। बिल्कुल। उसके बाद अगली पीढ़ी में मेरे ताऊ जी हैं, शास्त्री मास्टर हैं, वो हुँ, चंडीगढ़ यूटी में हैं। बिल्कुल। उस मेरे पिताजी वो भी हिंदी टीच करते थे और हुँ, अगली पीढ़ी में मैं आया हूँ सर, बहुत बढ़िया। तीनों पीढ़ी में। अच्छा, फिर आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया? ग्रेजुएशन मेरी डीएवी कॉलेज पिहेवा से है जी, वेरी गुड। और जो मेरी +1 प्लस हाँ। 2 है वो सर हिंदू स्कूल से है, हुँ, बिल्कुल। कैथल से। और फिर मास्टर डिग्री मास्टर आपने डिग्री कहाँ? मेरी केयूके से, यूनिवर्सिटी से। केयूके से ही है। उसके बाद मैंने आपने शायद बीएड आईटी किया है, हाँ, बीएड आईटीआई किया मैंने, स्टेनोग्राफी इंग्लिश किया, हुँ, स्टेनोग्राफी हिंदी किया। वेरी गुड। हिंदी में हमारे टीचर राजेश ढोल जी थे पाई से। पाई गाँव से, पाई गाँव से मेरे आप मित्र आपके रहे। मित्र रहे हाँ, हैं। मेरे मित्र
क्योंकि उन्होंने हमें एक चीज सिखाई, हम्म, एकाग्रता। हम्म, उन्होंने हमें एकाग्रता सिखाई कि अपने ड्यूटी का पक्का, हम्म, समय का पाबंद, 9 बजे से 1 बजे तक एक रूम में बैठना, स्टडी करना, आधा घंटा उन्होंने हमारे खाने के लिए, उसके बाद फिर 1:30 बजे से 5 बजे तक बिल्कुल घड़ी में टाइम देख के कक्षा में रहना, उठना बैठना उन्होंने हमें सिखाया, सीटिंग उन्होंने दी आपके हमें। पिताजी से तो मैं भी प्रभावित हुआ। आपके घर गया मैं बताना चाहता हूँ दर्शकों को कि मैंने संजीव सर के पिताजी में, अंकल जी में, मेरे भी अंकल जी लगे, कि एक देखा कि उनके अंदर सृजनात्मकता बहुत थी। वो बागवानी में बहुत रुचि थी उनका। जो आपके घर में हाँ जो हाँ, जो था पीछे बागवानी, प्लॉट वगैरह पीछे था जो, उसमें बागवानी का बड़ा अच्छा किया हुआ है, पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, सभी तरीके की औषधियां मैंने देखी। तो उनका नाम सुना, उनका काम देखा, तो मैं भी बहुत ज्यादा उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हुआ उन्होंने था। एक पहल रखी कि मैं ऐसी एक दुर्लभ प्रजाति है जी पेड़ हाँ, की, कि अपने क्षेत्र में जांड का पौधा नहीं है जी, बिल्कुल। अपने क्षेत्र में जांड खत्म हो चुके हैं जी, तो मेरे प्लाट में एक जांड का पौधा है जी। हाँ, तो मैंने देखी वहां दुर्लभ जड़ी बूटियों हाँ, को भी देखा आपके उसमें। हम्म। तो वहां से बड़ा प्रभावित हुआ कि उनके उसको रुचि को देखकर, उनकी कार्यशैली को देखकर, और उनका यहाँ गांव के अंदर, अपने इसमें देवबंद गांव के अंदर भी हाँ, बड़ा नाम मैंने सुना है कि अच्छा स्कूल चलाया, अच्छा क्योंकि निर्माण किया बच्चों उस का। समय में 1996 में जी एक 8वीं क्लास तक का स्कूल और 500 बच्चे बिल्कुल, मायने रखता है जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अभी मैं आपसे बात करना चाहूंगा हिंदी विषय के महत्व के बारे में। बताइए पहले आप। सर, आज का जो अपना टॉपिक है हिंदी विषय की बात। हाँ, हिंदी विषय आज कहने को तो हर कोई कहते कि हिंदी है, हाँ, बड़ा आसान सा विषय है, लेकिन हिंदी में संस्कार बहुत ज्यादा भरे हुए। बिल्कुल, ये विषय ऐसा है कि आदमी को जीना सिखाता है। बिल्कुल, अगर आप हिंदी विषय को आप पढ़ोगे, चाहे आप मुंशी प्रेम जियों की कहानियां लें, चाहे आप महादेवी वर्मा की लें, बिल्कुल, उनसे आपको एक जीवन जीने की प्रेरणा मिलेगी। अगर मैं बात करता हूँ आज अपने विषय की, अपने विषय में मूल्यबोध या नैतिक शिक्षा कह लो आप, वहां पर गीता के अध्याय दिए हुए हैं, एक एक अध्याय से एक एक श्लोक दिया गया है, जिनको पढ़ने से और पढ़ाने से, जिन अगर हम उनके गहन अर्थ में चले जाएं, तो आत्मा की तृप्ति होती है वहां से। बिल्कुल। आदमी चाहे कितना गुस्सा हो, कैसा भी हो, लेकिन वो अपना जीवन सीख जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा संजीव जी ये रहेगा कि बच्चे जैसे कंपटीशन टेस्ट में क्वालिफिकेशन करने के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं में, जैसे नौकरियों के लिए जो परीक्षाएं देते हैं, उनमें रीजनिंग में ठीक नंबर आ जाते हैं, कुछ बच्चों के मैथ में ठीक आ जाते हैं, इंग्लिश में भी ठीक आ जाते हैं, लेकिन हिंदी में 6 या 7 स्कोर कर पाते हैं, जिसके कारण वो पिछड़ जाते हैं। हिंदी विषय में प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत से बच्चे हिंदी की वजह से पिछड़ जाते हैं। तो इसमें आप क्या कहना चाहोगे कि आपके जीवन में कुछ ऐसे उदाहरण हैं कि जिनकी हिंदी विषय जिनका मजबूत रहा और प्रतियोगी परीक्षाओं में उन्होंने सफलता प्राप्त की? देखो सर, यहाँ एक चीज होती है, हर कोई भी अपना कंपटीशन एग्जाम है। हाँ, कंपटीशन एग्जाम में कहीं 10 क्वेश्चन हिंदी के आए हैं, कहीं 15 क्वेश्चन आए हैं। कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जहां आपको चुनना पड़ता है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज चूज करोगे या हिंदी करोगे, आप आंसर दोगे। तो जैसे सैनिक स्कूल की मैं बात करता हूँ, जो अपने 6ठी क्लास में एडमिशन होता है या 9वीं क्लास में एडमिशन होता है बच्चों का, तो वहां 25 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं। आपने एक सिलेक्ट चूज करना होता है उसमें। बिल्कुल, आप एक विषय चुनोगे और उसी में पेपर दोगे, एक लैंग्वेज। तो हिंदी ग्रामर का उसके अंदर बहुत ज्यादा रोल रहता है। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि हर बच्चा इंग्लिश की तैयारी करता है, मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके वो तैयारी करके आ जाता है, बड़ी आसानी से कर लेता है, लेकिन हिंदी विषय की गहनता से तैयारी नहीं कर पाता, जिसके कारण वो उस कंपटीशन में पिछड़ जाता है। जब वो मेरिट बनती है तो उसमें हिंदी में उसमें कहीं नंबर 10 आए, कहीं 12 आए, कहीं 7 आए, कहीं 8 आए, तो उसमें वो पिछड़ जाता है। यानी कंपटीशन टेस्ट में अगर हम अपने
मैथ और साइंस की इंग्लिश के साथ हिंदी विषय को मजबूत, हिंदी ग्रामर को विशेषकर मजबूत करके चलें और अपना स्कोर वहां अच्छा रहेगा तो हम बहुत सी जो कट ऑफ है उसमें बहुत ऊपर चले जाएंगे। बिल्कुल। जैसे जैसे आपने छठी क्लास से स्टार्ट होकर, यानी कि आप तो 10वीं तक भी टीच करते हो, प्लस टू तक भी करते हो, 9 से +2 ही रहता है आपका 9 से ज्यादा +2 रहता मोस्टली। तो आप ये बताइए कि ग्रामर में फिर तैयारी अलग से आप बच्चों को समझाते हो या ग्रामर किस तरीके से करवाते हो जिससे कंपटीशन टेस्ट में बच्चा ना पिछड़े? ना पिछड़े वो सर पता क्या है, जैसे मैं 9th क्लास के बच्चे को स्टार्टिंग से वर्णमाला सिखाता हूँ। वर्णमाला में पूरा के पूरे हर एक वर्ण का परिचय, किसको क्या बोलते हैं, किसकी ध्वनि कहाँ से आएगी। बिल्कुल। जब हम वर्णमाला बिल्कुल पूरी की पूरी तैयार करेंगे उसके बाद फिर मैं आगे चलता हूँ शब्द से, क्रम वाइज चलता हूँ, यानी कि सीक्वेंस के हिसाब से आप बिल्कुल बेस से बच्चे को बेस से बिल्कुल जीरो लेवल से उसके बाद हम ऊपर चलते हैं। बिल्कुल। जब हम कक्षा में उस विषय की तैयारी करेंगे, बोर्ड के ऊपर हम समझाएंगे, बच्चे समझेंगे, फिर उससे बच्चे को ये बताया जाएगा कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा। बिल्कुल। प्रश्न कैसे आएगा, किस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछेगा वो, और आपने उत्तर इसका क्या देना है। फिर मैं उसके बाद ऑप्शन जो मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न, कभी 50 कभी 100, तो उसका टेस्ट लिखता हूँ सर मैं। बिल्कुल। जब बच्चा बार बार टेस्ट देगा तो उसके इम्प्रूवमेंट आएगा। उसके एक सबसे बड़ी समस्या ये आई है, इंग्लिश मीडियम स्कूल जब से इंग्लिश मीडियम का प्रचलन हुआ है तो बच्चे शुरू से ही कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि उनको इंग्लिश मीडियम में ही काउंटिंग करवाई जाती है, टेबल भी इंग्लिश मीडियम में करवाई जाती है। अगर बच्चे से कोई मोबाइल नंबर भी पूछ ले या लिखवाने के लिए बोले, वो ऐसे बोलेगा 9416 इस तरीके से। तो जिस तरीके से हम लोग बोलते थे या हमारे पूर्वज बोलते थे, वे 94 164 और 53 662 इस तरीके से बोलते, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। और कई अभिभावक आकर शिकायत करते हैं, हमारे बच्चे को तो नहीं आती जी, मोबाइल नंबर भी लिखना नहीं आता। तो फिर हम बात करते हैं इंग्लिश में बोलकर देखो आप। तो ये शुरुआत भी की कि इंग्लिश में भी बच्चा कर ले, हिंदी में भी कर ले। तो बच्चा जो छोटा है 3rd क्लास तक है वो कंफ्यूज हो जाता है। तो एक मीडियम में वो ठीक चल पाता है और 2 में कंफ्यूज हो जाता है। तो इस तरीके से बड़ी समस्याएं आई। उसके बाद जो इंग्लिश मीडियम के स्कूलों का जब से प्रचलन बढ़ा तो बच्चों की हिंदी लगातार कमजोर होती चली गई। वो एप्लीकेशन भी नहीं लिख सकते, मात्राओं में बहुत गलती करते हैं और उनका बेस धीरे धीरे इस विषय में कमजोर होता चला गया, जो एक सोचनीय विषय है बिल्कुल। और एक दुर्भाग्य ही है हमारा, दुर्भाग्य देखो हिंदी में, हिंदुस्तान के अंदर और हिंदी को जो है खेल रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो इसके लिए क्या समाधान हो सकता है? और सभी स्कूलों की ये समस्या आई हुई है और माता पिता भी, जैसे आपने बोला था कि हर माता पिता चाहता है मेरा बच्चा जो है इंग्लिश भाषा में ज्यादा जो है महारत हासिल करे। तो सीखे, लेकिन हमारा मानना ये है कि हिंदी भाषा के साथ साथ इंग्लिश को सीखे। कितनी भाषाएं सीख ले बच्चा, लेकिन अपने जो वो विकास करेगा अपनी मातृभाषा में ज्यादा करेगा, उसमें ज्यादा सीख पाएगा। जो एजुकेशनल पॉलिसी है वो सारी की सारी यही जो है सिफारिश करती हैं कि टीचर जो है मातृभाषा वाला होना चाहिए प्राइमरी में, वो ज्यादा सिखा पाता है बच्चे को। तो और सीख भी बच्चा वहीं से ज्यादा सीखेगा। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य ही है कि आहिस्ता 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 हमारी मातृभाषा की अवहेलना हम लोग कर रहे हैं। जो माँ से बच्चा जिस भाषा में सीख सकता वो किसी भाषा में नहीं सीख सकता है, ये सत्य है बिल्कुल। जिसके कारण हमारे बच्चे ना तो इंग्लिश में वो रिजल्ट आए जितनी इच्छाएं होती हैं और हिंदी से भी वो पिछड़ गए। तो हिंदी पर भी फोकस रखा जाए ज्यादा से ज्यादा और इंग्लिश को भी अच्छे तरीके से सिखाया जाए, यानी कि एक बैलेंस तो हो। लेकिन समस्या ये आई है सबसे ज्यादा, निजात ऐसे पाई जाएगी सर कि जो अध्यापक है और जो परिवार के सदस्य है वो दोनों, जैसे बच्चा नर्सरी क्लास में विद्यालय आना शुरू हुआ तो उसको जो हमने अंक सिखाए, बिल्कुल भाई ये 1 एक अंक लिखा हमने 1, लेकिन हिंदी में बताओ बेटा इसको बोलते हैं 1। हाँ बिल्कुल, 1 2 उसको गिनती हिंदी में भी सिखाए और अंग्रेजी में भी सिखाए।
बच्चे को हिंदी में पता है और इंग्लिश में उसको नहीं पता, वो उसको ट्रांसलेट कर सकता है। हाँ, जब हमें अपनी मातृभाषा में पता है देखो किसी चीज इसमें मैं को। बीच में आपको रोकना चाहूंगा। हम्म, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे थे, जैसे कि हमारी जनरेशन, हम्म, हम्म, 6th क्लास में अल्फाबेट से शुरू होते थे। हाँ हाँ, तो सभी ने, हमारी जो पीढ़ी है, हमारे से पहले की पीढ़ी है, आगे जाकर चाहे किसी ने LLB की, LLM की, या कोई भी मान ले इंग्लिश MA की, MPhil की, तो वो कहने का अर्थ क्या है कि उन्होंने कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं आई, अपनी मेहनत से उन चीजों को कर लिया, हिंदी मीडियम वाले हाँ, हाँ, बच्चों को। लेकिन आज के टाइम में इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आगे जाकर हिंदी में वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पाते। जबकि हिंदी मीडियम वाला बच्चा इंग्लिश में, सारे सब्जेक्ट उन्होंने इंग्लिश मीडियम में भी उन्होंने पढ़ाई की है अपनी, यूनिवर्सिटी लेवल पर, कॉलेज लेवल पर, इंग्लिश मीडियम में जाकर उन्होंने अच्छे कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इंग्लिश में विषय में मास्टर डिग्रियां भी की हैं हिंदी मीडियम वालों ने, और एक अच्छे उस पर भी पहुंचे हैं, पदों पर भी पहुंचे हैं, हमारी पीढ़ी से पहले भी, हमारी PG वाले भी। लेकिन जो ये टोटली इंग्लिश मीडियम हमने ले लिया, इसमें बच्चे आगे जाकर ना तो इंग्लिश में ही अच्छी तरीके से लिख पा रहे हैं, उसमें भी स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, वो निपुणता नहीं हासिल कर पा रहे, और ना हिंदी में, हिंदी को भी उन्होंने छोड़ दिया। मात्राओं की इतनी गलती है कि +2 का बच्चा है, वो सेंटेंस सारा लिख देगा, बीच में सारा एक शब्द को गलत कर देगा। मात्राओं का छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, इन मात्राओं की पहचान ही नहीं है बच्चों को। वो चीजें सर पहले क्या था कि जो बच्चे कक्षा में पाठ पढ़ते थे खड़े होके, वो बोलते थे, उसके पीछे पीछे पूरी क्लास बोलती थी। बिल्कुल। जब वो लिखते थे तो उनको स्पेशल बताया जाता था भी आपने किस स्वर के ऊपर ज्यादा जोर दिया, जब आपने स्वर पर कम जोर दिया तो आपका हर्षव स्वर आएगा, आपने ज्यादा जोर दिया तो आपका दीर्घ स्वर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अपनी भाषा हिंदी ऐसी है, जो हम बोलते हैं वही लिखते हैं। हाँ, इसमें एक रूपता, इस भाषा में एक रूपता है, इस भाषा में एक रूपता है। बिल्कुल। लेकिन जब हमने उच्चारण ही उसका गलत किया तो फिर हम लिख नहीं पाएंगे। क्योंकि मैंने जब स्टेनो हिंदी की तो उसमें सबसे पहले हमने उच्चारण ही सीखा था, क्योंकि वहां हम जो बोलेंगे वही लिखेंगे। बिल्कुल। और उसी की वजह से मैं आज, क्योंकि मेरा स्पेशल विषय रहा हिंदी व्याकरण, वहीं से मैंने सीखा। तो आज बच्चे जो कंपटीशन में पिछड़ गए, या स्कूल में जो बच्चा पिछड़ गया, जब वो बच्चा लगातार पढ़ेगा, पढ़ने का अभ्यास, सबसे पहले तो बच्चे को बोलना सीखना, उच्चारण करना सीखना है। अगर वो शुद्ध उच्चारण करेगा सर, तभी अच्छा लिख पाएगा। बिल्कुल। अगर उसका उच्चारण गलत है तो वो नहीं लिख पाएगा। दूसरा, जब हमने उच्चारण करना सीख लिया तो फिर उसको लिखने का अभ्यास करो, श्रुत लेख जिसको हम बोलते हैं। तो बच्चा बार बार श्रुत लिख रहे हैं, क्योंकि मैं आज देखता हूँ कंपटीशन में बहुत सी जगह आशीर्वाद लिखना आता है पेपर में, आशीर्वाद आता है जी शुद्ध और अशुद्ध में, और 99% लोग उसको गलत करते हैं। वो लिख देख कर आते हैं आशीर्वाद, बिल्कुल, या उज्जवल है, या उल्लंघन है, या ज्योत्सना है, या कुमुदिनी है, या सन्यासी है। बिल्कुल, वो पेपर में गलत करते हैं जी। उसका कारण क्या है? उन्होंने कभी जब हम हिंदी पढ़ी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अपनी मानसिकता, अपने मन के अंदर एक ही चीज है, हिंदी विषय ज्यादा महत्व नहीं रखता। बिल्कुल, ऐसी मानसिकता के लोगों के लिए मैं एक चीज कहूंगा, हिंदी विषय सबसे ज्यादा महत्व रखता है, सबसे ज्यादा। एक बच्चा जिन्होंने एमटेक किया इंजीनियर बनने के लिए, या हरियाणा में किसी जॉब के लिए, जेई की जॉब के लिए, जब उसने पेपर दिया, पेपर में उसके हिंदी के 10% आए, वहां उसका नंबर 1 आता है सर। बिल्कुल। किस कारण आया? क्योंकि उसने उस विषय को कभी महत्व नहीं दिया। अगर उसने हिंदी विषय को महत्व दी तो वहां उसके नंबर 9-10 आएंगे, और जब 10 आएंगे तो उसकी मेरिट सूची में स्थान बहुत ऊंचा जाएगा। बिल्कुल। आज जो साइंस के विद्यार्थी हैं, मैं खुद साइंस पढ़ी है, मैंने +2 नॉन मेडिकल से की है, BSc कंप्यूटर साइंस भी किया मैंने साथ। तो लेकिन मैं हिंदी विषय मैंने नहीं छोड़ा। तो आज जिसकी बदौलत मैं यहाँ बना हुआ हूँ, और आज भी मैं जब पेपर देता हूँ, मैंने पीछे एक लड़के की सैनिक स्कूल की तैयारी करवाई, हितेश, फादर नेम नरेंद्र,
वो शेरुखेड़ी गांव से। मेरे पास संदेशा आया कि सर, सत्यवान सर का, कि सर इस बच्चे को हिंदी करवानी है। 15 दिन का टाइम बचा हुआ था। तो उस 15 दिन में उस बच्चे ने भी लगन की पूरी, और मैंने उसको तैयारी करवाई। वहां उसके 25% आए हिंदी के, जिसमें से उसके 24% ठीक हुए सर। और उसने पहले सैनिक स्कूल की परीक्षा दी थी, उसका चयन नहीं हुआ था। जब उसका हिंदी का स्कोर बढ़ा 48 नंबर, क्योंकि हर सब्जेक्ट में तो बाकी बच्चों के भी नंबर बढ़े थे, तो फिर उसके नंबर बढ़े और वो आज उसका एडमिशन सैनिक स्कूल में हुआ जी। अभी हम बच्चों की तैयारी करवा रहे हैं सैनिक स्कूल की। पीछे मैंने कुणाल की तैयारी करवाई थी, जो बलबीर डॉक्टर जियों का पोता है, देवबंद गांव से। हाँ बिल्कुल। वहां उन्होंने, जब उनका इंटरव्यू हुआ कुरुक्षेत्र गुरुकुल में, तो उन्होंने प्रश्न बोलने से पहले ही आंसर दिए पूरे के पूरे। प्रश्न पूरा नहीं हुआ उससे पहले उसके आंसर तैयार थे। सर ये आंसर आएगा जी, इसका ये उत्तर रहेगा। अच्छा, बेसिक नॉलेज के लिए एक मेरा विचार है, आप दोनों हिंदी के प्राध्यापक बैठे हो, अनुभव, क्वालिफिकेशन सब कुछ है, तो जो मैंने आप लोगों से बात की थी कि नॉलेज के नाम से एक प्रोग्राम हम चलाएंगे कि बच्चों की ग्रामर अलग करवाएंगे, हिंदी की भी, इंग्लिश की। जो सब्जेक्ट की चल रही है वो ठीक है, वो चले ऐसे ही, लेकिन इसको अलग सब्जेक्ट के रूप में लेकर ग्रामर को बिल्कुल अलग ही रखेंगे। जैसे कि 3 से 5 और 6 से 8, 8वीं क्लास तक हिंदी इंग्लिश की ग्रामर में बच्चा कंपटीशन टेस्ट की तैयारी के लिए ऐसा तैयार कर दें 8वीं क्लास तक कि बच्चा किसी भी टेस्ट में बैठो, जैसे कि 30 नंबर का टेस्ट हुआ, 25 से ऊपर स्कोर करें वो कंपटीशन टेस्ट। तो ऐसा प्रोग्राम हम अब की 12 अप्रैल के महीने से जो नया सेशन स्टार्ट होगा, हम ग्रामर को बिल्कुल अलग ही निकाल लेंगे, अलग निकालेंगे सर। उसके लिए स्पेशल क्लास, स्पेशल क्लास, स्पेशल सेमिनार स्पेशल की, और नोट्स तैयार करवाएंगे बच्चों को। ठीक रहेगा ना? मतलब प्रयोगशाला के माध्यम से, अभ्यास के साथ में। बिल्कुल। जब बच्चा खुद बोलेगा, खुद करेगा, तो खुद सीखेगा। बिल्कुल। क्योंकि जब हम बच्चा एक दूसरे के साथ वार्तालाप करेंगे तभी हम सीख पाएंगे। तो बहुत अच्छा। अच्छा, एक चीज बताइए, लास्ट क्वेश्चन आपसे यही रहेगा संजीव जी, कि हिंदी हमारी राजभाषा है या राष्ट्रीय भाषा है? सर ये प्रश्न बड़ा विवादित है। हाँ, क्योंकि हिंदी हमारी राजभाषा तो घोषित हो चुकी है। हाँ, मान ले डॉक्यूमेंट्री के हिसाब से तो राजभाषा है, लेकिन अपनी राष्ट्रभाषा घोषित नहीं हुई डॉक्यूमेंट्री, लिखित प्रमाण नहीं है। हाँ, हम कथित तौर पे हम मान रहे हैं कि अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी है, यानी कि वो इस भाषा को हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, हम भारतीयों ने नहीं प्रयास किया, हम भारतीयों से आगे बढ़कर, मैं एक बताना चाहूंगा, यूरोप महाद्वीप से, जो यूरोप महाद्वीप का बेल्जियम शहर है, उसके पास एक रेम्स चैपल है, छोटा सा रेम्स चैपल से आए फादर कामिल बोल के, भारत में आए। जब वो वहां पर इंजीनियरिंग की अंतिम वर्ष में थे तो उन्होंने संन्यास ले लिया था। जब उसने संन्यास लिया तो उसमें उन्होंने कहा कि मैं जब सन्यासी बनूंगा दीक्षा के बाद, तो मेरा जो मानना है कि मैं भारत के अंदर रहूं, हिंदी को प्रोत्साहन करूंगा। तो वो भारत रहे, दार्जिलिंग में रहे 9 साल। उसके बाद वो दिल्ली आए और उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास किए। बिल्कुल। अंतिम समय तक उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के प्रयास किए। तो हमने उन ऐसे महापुरुषों से, कवियों से, यानी कि हमने शिक्षा लेनी चाहिए कि जब वो वहां से आकर भारत में आकर हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करवाने में योगदान दे सकते हैं, तो हम भारत के नागरिक होकर अपनी मातृभाषा, अपनी हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाएंगे लिखित तौर पर। जगदीश जी, कौन से नंबर पर आती है हिंदी भाषा फिर विश्व स्तर पर? हाँ, देखा जाए सर, विश्व में बोलने में हमारी हिंदी तीसरे स्थान पे है सर। तीसरे स्थान पे है बोलने में। बहुत ज्यादा लोगों की संख्या बोलने में है सर इसकी। तो सभी दर्शकों से अनुरोध है, हिंदी विषय के महत्व को कम ना समझा जाए, और हम अपील करना चाहेंगे हम सभी कि हिंदी विषय के कारण बहुत सारे छात्र आगे चलकर प्रतियोगी परीक्षाओं में पिछड़ जाते हैं और नौकरियों से रह जाते हैं, और इसलिए हिंदी विषय को कम ना समझा जाए, उसके महत्व को समझा जाए, उसके प्रति बच्चों का जो है मनोबल बढ़ाएं, प्रोत्साहित करें,
और हिंदी विषय जो है उसके उज्जवल विषय की हम कामना करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सभी दर्शकों को जो है हमारा नमस्कार। नमस्कार।